फ्रेंड्स, आज हम थर्मल एक्सपेंशन और अर्थात ऊष्मीय प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। देखिए, ऊष्मीय प्रसार का अर्थ क्या है? ऊष्मीय प्रसार का अर्थ होता है ऊष्मा के द्वारा फैलना। यदि किसी भी वस्तु को आप ऊष्मा दें और वो फैले तो हम कहेंगे उसमें ऊष्मीय प्रसार हो रहा है। जैसे हम किसी रॉड को गर्म करें तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, हम किसी लिक्विड को लें बर्तन में, उसको गर्म करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, हम कहेंगे उसमें भी थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ऊष्मीय प्रसार हो रहा है। तो किसी भी वस्तु का ऊष्मा पाकर फैल जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। अब ऊष्मीय प्रसार चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी को भी आप ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होगा। लेकिन सबसे ऊष्मीय प्रसार ठोसों में सबसे कम, द्रवों में उससे ज़्यादा और गैसों में सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मीय प्रसार के क्रम क्या है? ठोस यानी सॉलिड में द्रव से कम होगा और द्रव में गैस से कम होता है। तो सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार किसमें होगा? गैस में। सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। तो अब हम डिस्कस करेंगे ठोस में, सॉलिड में। इस सॉलिड में ऊष्मीय प्रसार कितने टाइप का होता है? तो देखिए, किसी भी सॉलिड में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे? नंबर 1, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का अर्थ है उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि होना, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाना। यदि आप किसी रॉड को गर्म कर रहे हैं और रॉड की लंबाई बढ़ गई, हम कहेंगे उसमें लीनियर एक्सपेंशन अर्थात रेखीय प्रसार है। दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन अर्थात क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, किसी प्लेट को यदि आप गर्म करें और उसका एरिया बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार अर्थात सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन अर्थात आयतन प्रसार। किसी ठोस को हम गर्म करें और उसके आयतन में वृद्धि हो जाए, उसका आयतन बढ़ जाए। जैसे ये सॉलिड है, इसको हमने गर्म किया तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी और हाइट में भी वृद्धि हुई तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ने को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्षेत्रीय प्रसार, हमने प्लेट ली, प्लेट को गर्म करेंगे, इसकी लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई यानी लेंथ भी बढ़ गई और विड्थ भी, तो हम कहेंगे इसके एरिया में देखिए इतना बढ़ गया, इसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और यदि कोई रॉड ली जाए और इस रॉड को यदि हम गर्म करें और इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो जितनी लेंथ बढ़ गई है तो हम कहेंगे इसमें रेखीय प्रसार हुआ है। अब ये रेखीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो आप आगे बढ़ते हैं। तो पहले लेंगे हम रेखीय प्रसार। तो रेखीय प्रसार, सबसे पहले कि रेखीय प्रसार किन किन बातों पर निर्भर करता है? यदि हम मान लीजिए किसी रॉड है, किसी रॉड की इनिशियल लेंथ यानी प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ L है और आपने उसको टेम्परेचर चेंज किया, यानी कि ताप परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T, और जब हमने उसको ताप बढ़ाया तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो हमने मान लिया कि लंबाई में वृद्धि डेल है। तो लंबाई में वृद्धि इन 2 बातों पर निर्भर करेगी। नंबर 1 इसकी प्रारंभिक लंबाई पर और दूसरे इसके ताप परिवर्तन पर। तो किसी रॉड की लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पर आपको मालूम है किसी भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने के लिए, बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं।
तो डेल्टा एल इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ एल्फा एक कांस्टेंट है, एल्फा क्या है, एक कांस्टेंट अर्थात नियतांक, और इस कांस्टेंट को कहते हैं उस रॉड का यानी छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। यहां पर एफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन एल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, अर्थात किसी रॉड को गर्म करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई यानी इनिशियल लेंथ के जो रेशियो होता है उसे उस छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए एल्फा इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी। अब यदि आप एल्फा का मात्रक यानी यूनिट निकालें तो यदि डेल्टा एल का यूनिट हम मीटर लिखें, इसका मीटर, ये मीटर, और डेल्टा टी का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस अर्थात प्रति डिग्री सेल्सियस। तो एल्फा का मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं हम डेल्टा टी का मात्रक केल्विन में लिखते हैं तो उसे हम प्रति केल्विन भी लिख सकते हैं। यहां पर इसको सेल्सियस इनवर्स भी कहते हैं। अब देखिए अगला, जिस प्रकार किसी छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि उस छड़ की प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि पर निर्भर करती है, इसी पर यदि हम किसी प्लेट को गर्म करें, जब प्लेट को गर्म करेंगे तो उसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो इसके लिए जैसे हमने कहा कि किसी प्लेट का प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर ए, और यदि आपने इस प्लेट में ताप परिवर्तन किया, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और तब उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ताप बढ़ाएंगे तो वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू डेल्टा ए। जैसे आपने पहले देखा कि छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि उस छड़ की प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि पर निर्भर करती है, इसी तरह जब हम किसी प्लेट को गर्म करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वह भी प्रारंभिक क्षेत्रफल और उसके ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है, और क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए डेल्टा टी। फिर आपको यहां पर प्रोपोर्शनल को बराबर करना है, फिर एक कांस्टेंट लाएंगे, तो डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। यहां बीटा एक कांस्टेंट है, बीटा को क्या कहेंगे, बीटा को भी हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। यदि यहां भी हम डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस रखें तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, अर्थात किसी प्लेट को गर्म करें तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि और उस प्लेट के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस प्लेट के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब यहां भी यदि आप इसका बीटा का मात्रक देखें तो बीटा का मात्रक भी यदि हम इसका मात्रक लगाएंगे तो मीटर स्क्वायर, एरिया का यहां पर भी मीटर स्क्वायर, यहां डिग्री सेल्सियस, तो इस बीटा का मात्रक अल्फा की तरह प्रति डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब देखिए तीसरा है हमारा, तीसरा था आयतन प्रसार, कि जैसे हम किसी ठोस को गर्म करें तो आपको मालूम है उसके आयतन में वृद्धि होगी। अब तो ये आयतन में होने वाली वृद्धि किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो अब मान लीजिए कोई आपके पास वस्तु है, उसका प्रारंभिक आयतन है V, प्रारंभिक आयतन V,
और उसके ताप में हमने परिवर्तन किया डेल्टा टी, तब उसके आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि कितनी माने हमने? आयतन में वृद्धि डेल्टा वी। जैसे आपने पहले देखा रेखीय प्रसार गुणांक और क्षितीय प्रसार गुणांक में कि छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उस प्लेट के प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार यदि हम किसी वस्तु को गर्म करें, किसी ठोस को गर्म करें, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि उस ठोस के प्रारंभिक आयतन और ताप परिवर्तन पर निर्भर करेगी। अर्थात किसी ठोस को गर्म करने पर होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन और ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे हम डेल्टा वी प्रोपोर्शनल वी डेल्टा टी। फिर आप यहां पर प्रोपोर्शनल को बराबर करेंगे और प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए फिर यहां पे कांस्टेंट, तो डेल्टा वी इजिकल टू गामा वी डेल्टा टी। यहां पे ये है गामा, इसे गामा कहते हैं। और गामा होता है उस ठोस के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और रेखीय प्रसार गुणांक हो या क्षितीय प्रसार गुणांक हो या आयतन प्रसार गुणांक हो, ये किसी वस्तु का नहीं होता, ये उस वस्तु के पदार्थ का लिया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक, तो लोहे का होगा रेखीय प्रसार गुणांक। यानी कि हमने कहा कि लोहे की एक छड़ है तो छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक, छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक नहीं होगा, छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक। किसी कोई प्लेट ली हमने, तो हम जैसे हमने तांबे की प्लेट ली, हमने कहा तांबे का, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि प्लेट का क्षितीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, उसे हम कहेंगे प्लेट के पदार्थ का, यानी कि तांबे का क्षितीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार यहां भी किसी ठोस के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है। और गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो यहां भी यदि आप डेल्टा टी की वैल्यू 1 रखें तो 1 डिग्री सेल्सियस, तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। अतः किसी ठोस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका यदि आप आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक निकालें तो वह भी अल्फा और बीटा की तरह इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस ही होगा। अतः अल्फा, बीटा और गामा तीनों का मात्रक सेम होता है, अर्थात प्रति डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब देखिए आपके पास अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा आयतन प्रसार गुणांक होता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम दो करके लेंगे। देखिए अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा में संबंध, तो किसी वस्तु के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। अर्थात बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का गुना है। या ये कह लें आप अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2, अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का आधा होता है। इसी प्रकार बीटा और अल्फा और गामा में रिलेशन, अल्फा गामा में संबंध, किसी वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। यानी कि गामा इक्वल टू 3 अल्फा, इसे आप लिखें अल्फा इक्वल टू गामा अपॉन 3। इसका आप ये भी कह सकते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब किसी वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक उसके आयतन प्रसार गुणांक का 1/3 होता है। ये तो हुआ अल्फा और बीटा में, अल्फा और गामा में। अब लेंगे हम बीटा और गामा में रिलेशन, बीटा गामा में संबंध।
जैसे देखिए यहाँ से एल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2, यहाँ पर एल्फा इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एल्फा एल्फा है, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3, यह है बीटा और गामा में रिलेशन। तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ये हो गया बीटा और गामा में रिलेशन। अगला है, ये तो 2 करके हुए, अब हम लेंगे इन तीनों में रिलेशन, एल्फा बीटा और गामा में संबंध। तो एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, जैसा आपको मालूम है एल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा तो इसमें से रेशियो में है, अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा 1:2:3, यानी कि अल्फा बीटा और गामा में अनुपात 1:2:3 का होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो ठोसों में 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अब हम बात करेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, जब हम किसी द्रव को ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा लेकर वह भी फैल जाएगा, इसे कहते हैं द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। लेकिन द्रव को ऊष्मा देने के लिए पहले उसे किसी बर्तन में रखेंगे आप। तो किसी बर्तन में हमने द्रव को रखा, बर्तन में द्रव को रखकर फिर हमने इसको गर्म किया। तो देखिए ठोसों में तो 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होगा, लेकिन द्रवों में केवल एक प्रकार का प्रसार होता है और वह होता है आयतन प्रसार, क्योंकि जब भी ऊष्मा लेंगे तो इस द्रव का आयतन बढ़ेगा। लेकिन द्रवों में आयतन प्रसार के लिए, जैसे आपने सबसे पहले इस द्रव को किसी बर्तन में रखा है, जब ऊष्मा देंगे तो सबसे पहले बर्तन गर्म होगा। और अभी हमने आपसे पहले कहा कि ऊष्मा देने पर हर वस्तु फैलती है, तो बर्तन को जब हम सबसे पहले बर्तन गर्म होगा तो बर्तन फैलेगा। जब बर्तन फैलेगा तो बर्तन फैल गया, और जब बर्तन फैल गया तो बर्तन का आयतन बढ़ गया। तो इस बर्तन में जो द्रव का लेवल था वो थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि ये जगह घेरेगी। तो लिक्विड यहाँ तक आ गया आपका द्रव, क्योंकि ये द्रव इस जगह को घेरेगा। अब द्रव गर्म होना शुरू हुआ, लेकिन आप कहेंगे हमें तो बर्तन फैलता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये द्रव बर्तन इतना कम फैलता है कि वो हमें महसूस नहीं होता है। तो आपने अब द्रव गर्म होना शुरू हुआ और द्रव फैलते फैलते यहां तक आ गया। तो द्रव यहां से यहां तक फैला है, लेकिन चूंकि हमें तो बर्तन का फैलना तो कभी हमें महसूस होता ही नहीं है। आप तो ये कहेंगे कि द्रव तो हमने यहां तक इस लेवल तक भरा था, यहां तक द्रव भरा था और द्रव हमारा लिक्विड फैलकर यहां तक आ गया। तो द्रव यहां से यहां तक फैला है, लेकिन वास्तव में द्रव कहां से फैला है? द्रव तो फैला है यहां से लेके यहां तक। हमें जो महसूस हो रहा है वो यहां से यहां तक होगा। इसे कहते हैं द्रव का आभासी प्रसार। आभासी प्रसार। लेकिन वास्तव में चूंकि द्रव यहां से यहां तक फैला है, इसे कहते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार। और वास्तविक प्रसार बराबर आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। यानी कि बर्तन के प्रसार, बर्तन का देखिए यहां से जो इतना जो द्रव को फैलना पड़ा है, ये इस बर्तन के फैलने के कारण फैलना पड़ा है। यदि ये बर्तन नहीं फैला होता तब तो द्रव यहां से यहां तक फैलता, लेकिन द्रव को इतना यहां तक था, इतना और फैलना पड़ा। किसके कारण? बर्तन के फैलने के कारण। तो बर्तन का प्रसार
प्लस इस द्रव का आभासी प्रसार, इन दोनों का हम सम कर लें, जोड़ लें, तो ये द्रव के वास्तविक प्रसार के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि हमें द्रव का फैलना तो कभी हमने देखा ही नहीं है। आप रोज घर में देखते हैं कि आप एक किसी अपने फ्राई पैन में या भगोने में आपने दूध रखा, आधा भगोना, आपने इसको गर्म किया, तो दूध जब गर्म होता है तो दूध ऊपर की ओर बढ़ता है, और यदि ज़्यादा गर्म कर दिया तो हो सकता है वो बर्तन के बाहर भी आ जाए। तो यहाँ पर ये दूध फैल रहा है गर्म करने पर, ये द्रव का ऊष्मीय प्रसार है। अब जैसे ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार थे, तो जब ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार थे तो वहां पर हम 3 गुणांक लेते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब चूंकि यहां पर तो द्रव में भी 2 प्रकार के प्रसार हैं, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो यहां भी 2 प्रकार के गुणांक लिए जाएंगे, लेकिन ये दोनों प्रसार हैं आयतन प्रसार ही, इसे हम बोलते हैं आभासी आयतन प्रसार, और यह है वास्तविक आयतन प्रसार। और आपने अभी पहले पढ़ा था कि आयतन प्रसार गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, ताप परिवर्तन। अब चूंकि यहां पर 2 प्रकार का आयतन प्रसार हो रहा है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो 2 प्रकार के गुणांक लेंगे हम। वास्तविक प्रसार गुणांक, वास्तविक प्रसार गुणांक, या ये लिख लें आप इसको, वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, और सेकंड है आभासी आयतन प्रसार गुणांक, आभासी आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक को आपने कहा कि गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा, ये भी गामा, देखिए ये वास्तविक है तो गामा आर, और आभासी आयतन प्रसार को हम गामा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे गामा बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक के लिए यहां पर आयतन में वास्तविक वृद्धि यानी गामा आर इक्वल टू डेल्टा वी आर अपॉन वी डेल्टा टी। यदि आपने यहां पर वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक लिया है तो यहां पर आयतन में वास्तविक वृद्धि, और आभासी आयतन प्रसार गुणांक के लिए आपको आयतन में आभासी वृद्धि ये वाली लेनी होगी, तो लिखेंगे हम इसको डेल्टा वी ए अपॉन वी डेल्टा टी। और अब इस गामा आर और गामा ए में रिलेशन क्या है? गामा आर तथा गामा ए में संबंध, इनमें क्या रिलेशन है? तो गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, जहां गामा आर वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक, गामा ए आभासी आयतन प्रसार गुणांक और गामा जी बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक होता है। गामा जी बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक है। ठीक है, घनत्व तथा ताप में संबंध, घनत्व तथा ताप में यानी रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जैसे आपको मालूम है कि हम किसी वस्तु को गर्म करें तो उसका आयतन बढ़ेगा, और यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। क्यों? क्योंकि आपको संबंध मालूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। यदि हम किसी वस्तु को गर्म करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तो याद रखें कि ऊष्मा देने पर यानी कि उसके अणु जो हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, और जब अणु दूर दूर होंगे तो घनत्व घटेगा। तो याद रखें कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसका घनत्व घटेगा। अब यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व हमने माना है D0, 0 डिग्री सेल्सियस का घनत्व है D0, तो T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कितना होगा? मान लिया DT, जो 0 डिग्री सेल्सियस का घनत्व है D0, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया T डिग्री सेल्सियस, तो घनत्व हो गया DT। तो इसमें रिलेशन क्या है? तो DT इक्वल टू D0 1 माइनस गामा T, DT इक्वल टू D0 1 माइनस गामा T, जहां D0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस का घनत्व, DT क्या है?
T डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। T क्या है? टेम्परेचर, जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। और गामा होगा द्रव का, वस्तु का कह लें आप, वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक, या आयतन प्रसार गुणांक है। अब देखिएगा, अब है हमारा जल का असामान्य व्यवहार। असामान्य नाम से प्रदर्शित है कि असामान्य का अर्थ है कि जो व्यवहार सामान्य ना हो, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जल का असामान्य व्यवहार क्या है? कि सामान्य व्यवहार तो ये है कि जब आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वह फैलेगा, ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो उसका आयतन घटेगा। ये सामान्य व्यवहार है। लेकिन असामान्य व्यवहार कि यदि हम गर्म करें, ऊष्मा दें और उसका आयतन घटे तो असामान्य हो गया। सही है। लेकिन यही है जल का असामान्य व्यवहार कि जब हम जल को जीरो से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो उसका आयतन घटता है, आयतन घटा। जबकि गर्म करने पर हर वस्तु का आयतन बढ़ता है। तो ये असामान्य व्यवहार हो गया कि आप तो उसको ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन उसका आयतन घट रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटता है। तो आयतन घटेगा, यदि आप 0 से 4 तक गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा, और यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। लेकिन 4 डिग्री के आगे वो सामान्य व्यवहार करता है जैसा बाकी सभी वस्तुएं करते हैं। यदि आप 4 डिग्री से आगे इसको गर्म करेंगे तो इसका भी आयतन बढ़ेगा। यानी जल का असामान्य व्यवहार केवल किस ताप के परिसर के अंदर होता है? 0 से लेके 4 तक। अब 4 से यदि आपने आगे गर्म किया तो इसका आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। और इसी प्रकार यदि इसका रिवर्स कर लें आप, किसी वस्तु का ताप आप कम कर रहे हैं, जल का, तो जब जल का ताप कम करेंगे तो 4 तक, जैसे से ताप कम करेंगे उसका आयतन घटेगा। तो 4 तक तो उसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। लेकिन 4 के आगे, 4 से कम करने पर ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अर्थात यदि आप 4 से कम इसका टेम्परेचर करेंगे तो आप तो ताप कम कर रहे हैं लेकिन इसका आयतन बढ़ेगा। ताप कम कर रहे हैं और आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। तब इसमें आप देखें कि 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस से यदि आप ताप बढ़ाएं जल का तो 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने पर घनत्व घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से यदि आप टेम्परेचर कम करें, 4 से कम करें तब भी घनत्व घटेगा। अर्थात 4 से बढ़ाने पर भी घनत्व घटेगा, 4 से कम करने पर भी घनत्व घटेगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब इसमें एक देखिए क्वेश्चन कि यदि किस जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो 10 से 0 कर रहे हैं आप, 10 से 0 किया जाए तो उसका, तो नंबर 1, तो उसका आयतन, पहला ऑप्शन है आयतन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन आयतन घटेगा, तीसरा आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, और चौथा ऑप्शन
आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब देखिए आप जल का ताप 10 से 0 कर रहे हैं, तो जैसे हम यहां पर 10 मान लें, जल का ताप हमने यहां पर 10 लिया, 10 डिग्री सेल्सियस। जल का ताप, आयतन घटेगा, घनत्व घटेगा और यहां पर घनत्व बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर लिखते हैं, 10 से 0 कर रहे हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 0, लेकिन बीच में आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप जल का ताप 10 से 4 तक कम करेंगे, आपको मालूम है 10 से 4 कम तक करने पर आयतन घटेगा, तो यहां 10 से 4 तक तो आयतन पहले तो घटेगा, और जब टेम्परेचर 4 से कम होना शुरू होगा तो 4 से 0 तक इसका आयतन बढ़ेगा। तो यहां पर आप ऑप्शन लगाएंगे कि यदि जल का ताप 10 से 0 किया जाएगा तो पहले आयतन घटेगा और फिर इसका आयतन बढ़ेगा। तो हम ऑप्शन लाएंगे तीसरा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा।